वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 18 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व धरोहर दिवस की वर्ष 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो आंसर है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रक्रिया। हर साल 19 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व यकृत दिवस की वर्ष 2026 की थीम क्या है? तो इसका थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ यकृत। ठीक है। अप्रैल 2026 में श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है सीपी राधाकृष्णन जी। हाल ही में गुजरात का कौन सा रेलवे डिपो फाइटोरेमेडिएशन तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 1.60 लाख लीटर पानी बचाने वाला भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है? तो आंसर है कांकरिया कोचिंग डिपो। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने निर्यातकों की सहायता के लिए रिलीफ योजना के दायरे में किन दो नए देशों को शामिल किया है? तो आंसर है मिस्र और जॉर्डन को। हाल ही में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? तो आंसर है होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्री नौवहन स्वतंत्रता पहल। अप्रैल 2026 में पूर्वी लद्दाख गतिरोध के समाधान के बाद भारत और चीन ने किस बहुपक्षीय संगठन के ढांचे के तहत अपनी पहली द्विपक्षीय परामर्श बैठक आयोजित की? तो आंसर है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस पड़ोसी देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर है बांग्लादेश में। हैदराबाद में आयोजित बोल्डर्स क्लासिक 2026 के पहले संस्करण का खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? तो आंसर है शुभंकर शर्मा जी। अप्रैल 2026 में ICC द्वारा सहयोगी देश की महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आंसर है रवांडा में। 17 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित समारोह में किसे मिस शेक इंडिया 2026 का खिताब दिया गया है? तो आंसर है निशिता योगेश अंतारकर को। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार रात के समय सीधी रेखा में चलने के लिए आकाशगंगा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला ज्ञात जीव कौन सा है? तो आंसर है गोबर का भृंग। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नागरिकों को डिजिटल घोटाले और फर्जी नोटिसों से बचाने के लिए किस नाम से एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभय। ठीक है। अभय नाम से एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। CBI ने अभय नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया। इसका मुख्य काम यह जांचना है कि आपको मिला कोई सरकारी नोटिस असली या फर्जी है। ठीक है। इसका अनावरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा 22वें DP कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान किया गया। DP कोहली ये जो हैं CBI के पहले निदेशक थे, उनकी याद में हर साल व्याख्यान आयोजित किया जाता है। ठीक है। कहाँ किया जाता है? तो DP कोहली मेमोरियल में। ठीक है। आजकल घोटालेबाज पुलिस या CBI अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हैं। अभय ऐसे समय में आपकी मदद करेगा ताकि आप डरे नहीं और सच्चाई जान सके। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट का क्या मतलब है? तो यह एक ऑनलाइन घोटाला है जहां जो है जालसाज वीडियो कॉल के जरिए खुद को अधिकारी बताकर लोगों को घर में कैद करते हैं और उनसे डरा धमकाकर पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराधियों ने डिजिटल घोटाले के जरिए अब तक लगभग 54,000 करोड़ हड़प लिए हैं। ठीक है। यह चैटबॉट रियल टाइम में मदद देता है जिससे कागजी कार्यवाही कम होती है और लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस पहल का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है विश्व सूत्र का। ठीक है, विश्व सूत्र का अनावरण किया गया है। विश्व सूत्र व्यूज ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड का अनावरण भुवनेश्वर में फेमिना मिस इंडिया 2026 के दौरान किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय पारंपरिक बुनाई को आधुनिक फैशन के साथ मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाना है। इसे विकास आयुक्त यानी हथकरघा कार्यालय और निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर तैयार किया। अनोखी अवधारणा 30-30-30 यानी भारत के 30 अलग अलग राज्यों की बुनाई और 30 विशिष्ट बुनाई शैलियों का उपयोग और दुनिया के 30 अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रेरित डिजाइन जो है इसमें प्रस्तुत करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री का 5F विजन, यह पहल प्रधानमंत्री के 5F फार्मूले पर आधारित है। पहला फार्म यानी खेत, दूसरा फाइबर यानी रेशा, तीसरा फैक्ट्री और चौथा फैशन और पांचवा जो है फॉरेन। ठीक है, तो ये जो है 5F का विजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खदान जोन्नागिरी परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ शुरू की जा रही है? आंध्र प्रदेश में। यह आज़ादी के बाद भारत की पहली ऐसी सोने की खान है जिसे निजी कंपनी जियो मैसूर सर्विसेज द्वारा चलाया जाएगा। अब तक केवल सरकारी कंपनियां जैसे हुट्टी गोल्ड माइंस ही बड़े पैमाने पर सोना निकालती थी। यह खदान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी क्षेत्र में लगभग 598 हेक्टेयर में फैली है। यहाँ से हर साल लगभग 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना निकालने का लक्ष्य है। यहाँ करीब 13.1 टन सोने का प्रमाणित भंडार मौजूद है। भारत हर साल 800 टन से ज़्यादा सोना विदेशों से खरीदता है। यह खदान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक छोटा लेकिन मजबूत कदम है। इस प्रोजेक्ट में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चिप डिजाइन और अनुसंधान का केंद्र बनने के लिए अपनी सेमीकंडक्टर नीति का मसौदा तैयार करना शुरू किया है? तो आंसर है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने ये मसौदा तैयार किया है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को चिप डिजाइन, रिसर्च और उन्नत पैकेजिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। दिल्ली केवल फैक्ट्रियां लगाने पर ही नहीं बल्कि चिप की डिजाइनिंग, बौद्धिक संपदा यानी आईपी निर्माण और अनुसंधान पर अधिक ध्यान देगी। ठीक है, नीति के 5 स्तंभ, इसमें डिजाइन, नवाचार, विनिर्माण गतिविधियां जैसे असेंबली और टेस्टिंग, कौशल विकास और स्टार्टअप्स को सहायता देना शामिल है। इस नीति के जरिए युवाओं को हाईटेक सेक्टर में नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत के राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के साथ मिलकर काम करेगी ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत और रूस के बीच लागू रेलोस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सैन्य अड्डों और बंदरगाहों तक पारस्परिक रसद पहुंचाना। रेलोस का पूरा नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। यह दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के ईंधन, मरम्मत और भोजन जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान तक तैनात कर सकते हैं। इस समझौते से भारत को रूस के मरमास्क और सेवेरोमोर्स्क जैसे महत्वपूर्ण आर्कटिक बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझौता समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा। यह समझौता फिलहाल 5 वर्षों के लिए प्रभावी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दक्षिण कोरिया के कौन से राष्ट्रपति अपनी पहली 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे? इसका आंसर है ली जे म्योंग जी।
राष्ट्रपति ली जे-म्योंग की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है जिसका उद्देश्य विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ ऊर्जा जैसे तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष चर्चा हुई है। बैठक में 2010 से प्रभावी CEPA यानी सेपा व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन यानी अपग्रेड पर बात की गई ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके। दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग, हुंडई और LG भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। दोनों देशों के बीच साझा बौद्ध विरासत और मजबूत जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नवगठित ओडिशा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मत से चुना गया? तो आंसर है असित त्रिपाठी जी को। ठीक है, किसे चुना गया है? असित त्रिपाठी जी को। OSPA ओडिशा की प्रमुख इस्पात यानी स्टील और खनन कंपनियों का एक साझा मंच है। इसमें टाटा स्टील, जिंदल स्टील और JSW और आर्सेलर मित्तल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव असित त्रिपाठी को इसका मुख्य अध्यक्ष और सेवानिवृत्त अधिकारी SK पोपली को महासचिव नियुक्त किया गया है। उद्योग और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाना, नीतिगत चर्चाओं को बढ़ावा देना और ओडिशा के सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क और इस्पात उत्पादक राज्य है जो देश की बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। औद्योगिक विस्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलित करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर में योगदान के लिए 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर C श्रीनिवास राव जी को। ठीक है, डॉक्टर C श्रीनिवास राव जो वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक हैं, उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने वाली कृषि पद्धतियों, मृदा स्वास्थ्य और जल प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। वर्ष 2026 का यह पुरस्कार प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी यानी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू सहित कई हस्तियां शामिल हुई। यह सम्मान कृषि क्षेत्र में उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो भारत की खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती के लिए नवाचार करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका आंसर है साध्वी सतीश सैल जी को। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता जो है यह भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता है जो 1964 से आयोजित की जा रही है। ठीक है, इसमें केवल शारीरिक सुंदरता ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व, संचार कौशल और बुद्धिमत्ता और सामाजिक जागरूकता का भी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, गोवा की साध्वी सतीश सैल ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। उन्हें उनकी पूर्ववर्ती निकिता पोरवाल ने ताज पहनाया। महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार नर्तकी और स्क्वैश खिलाड़ी प्रथम उपविजेता रही और साध्वी एक मॉडल के साथ साथ एक उद्यमी भी हैं। उन्होंने निर्माण और विकास क्षेत्र में एक कंपनी की सह स्थापना की है। साध्वी अब मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शैल चित्र संरक्षण पार्क यानी पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क की आधारशिला कहां रखी गई? तो इसका आंसर है लद्दाख की सिंधु नदी के तट पर। ठीक है,
विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भारत के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी है। पेट्रोटाइफ चट्टानों की सतह पर उकेरी गई प्राचीन नक्काशी या चित्र है। लद्दाख में इसमें शिकार के दृश्य, हिम तेंदुए, आइबेक्स और बाद में बौद्ध प्रतीकों जैसे स्तूप को दर्शाया गया है। लद्दाख में लगभग 400 शैलचित्र स्थल हैं। सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और जागरूकता की कमी के कारण इन प्राचीन धरोहरों को खतरा है। यह पार्क संकटग्रस्त नक्काशी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित और संरक्षित करेगा। ठीक है, इन चित्रों में चीनी, अरबी, संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं के शिलालेख भी मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि लद्दाख प्राचीन काल में व्यापार और सभ्यताओं का एक बड़ा केंद्र था। इस परियोजना के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और लद्दाख प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। लखवार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, लखवार जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।